अब चालू करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक्स के तौर पे ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। वो क्या है हमारा? स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन की चर्चा करनी है हमको, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या फिर उसी को क्या किस रूप में जानते हैं हम? स्थानीय स्वशासन के रूप में, या नगरीय स्थानीय नगरीय निकाय के रूप में, ठीक है। अजय सिंह वर्मा, झांतला नीमाच एक, बिल्कुल सही है ना दोस्त। आ जाओ अब स्थानीय स्वशासन। हर साल एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन से आते हैं। उसका भी एरिया फिक्स है। 19, 20 और 21 में उन्होंने एरिया फिक्स करके रखा था। वो क्या था? अनुच्छेद। लेकिन कुछ बाहर से भी तो पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्थानीय स्वशासन को विस्तार से पढ़ लेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अजय सिंह वर्मा, मैराथन क्लासेस अभी तक नहीं हुई हैं। हाँ, जो लोग जुड़े उनके लिए बता दें भाई, 25 तारीख से हमारी अपनी रिवीजन क्लासेस चालू होंगी। 25 तारीख से जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो सब मैराथन क्लास रहेंगी। शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक लगातार 4 घंटे क्लास चला करेंगी। उन 4 क्लासेस में अभी 25 तारीख से मेरी क्लास चालू होगी, जिसमें मैं आपको 10वीं यूनिट कवर करवाऊंगा 4 दिन में। 4 दिन या 3 दिन में कवर हो जाएगा वो, ठीक है। वो मैराथन क्लासेस रहेंगी। 3 दिन में 10वीं यूनिट पूरी खत्म, विथ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 25 तारीख से मैराथन क्लासेस लगातार चलेंगी। पहले मेरी क्लास रहेगी 3 दिन की, उसके बाद आकाश सर की क्लास रहेगी यूनिट 7 की, उसके बाद राकेश सर की क्लास रहेगी हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की 2nd यूनिट की, उसके पश्चात फिर मेरी क्लास हो जाएंगी। इसका पूरा एक शेड्यूल बना करके आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कल तक में, है ना। कल तक में या आज ही शेयर कर देंगे, जैसा भी रहेगा। अगेन की शेड्यूल पूरा एक प्रॉपर बैठ के बनाना पड़ेगा, तो उसको बना करके कल आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरी क्लासेस उस रूप में चलेंगी। हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जब भी शब्द मतलब होता है, तो इसका सामान्य सा पहले मतलब समझ लो कि हमारे देश में क्या हो रहा था। जो सत्ता थी वो केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत सत्ता में समझता ये जाती है कि निचले लेवल पे किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है, यह बात ऊपर बैठे लोगों को नहीं पता चल पाती है। ये बात इसको इस तरीके से समझो कि गांव में आप बैठे हुए हैं, आपके गांव में विकास के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, या विकास किन की चीजों में किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको ज्यादा रहेगी, या जो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कभी धरती में पैर नहीं रखा है उसको जानकारी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, आप गांव के व्यक्ति हैं, आपको जानकारी रहेगी कि मुझे गांव में किस प्रकार का विकास चाहिए, और हमको क्या करना था, जो सत्ता थी उसका क्या करना था, विकेंद्रीकरण करना था। मतलब जो आम जनता है उसको ज्यादा इंपावर करना था, उसको ज्यादा सशक्त बनाना था। इसके लिए हमने क्या किया, हमारी जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, पुरानी व्यवस्था कब से चली आ रही थी भाई? आज से आप पहले चले जाइए, कब? वैदिक काल में। क्या सभा समिति जो होती थी वही तो क्या थी, पंचायत थी। सभा और समितियां क्या कर रही थी, ग्राम सभा ग्राम पंचायत जैसा ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी ना। फिर उसके बाद आप चले जाएंगे कहां पर, चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन कहां, मतलब चोल प्रशासन में क्या होता था, वरीयम होती थी। क्या होती थी? वरीयम होती थी। समितियां ही तो थी, यही तो ग्राम पंचायत होती थी एक तरीके की। लेकिन हम इसको व्यवस्थित रूप में क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। ये जो व्यवस्थित रूप निकल करके आता है उसको क्या नाम दिया जाता है, स्थानीय स्वशासन नाम देते हैं। ये जो स्थानीय स्वशासन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 हिस्से? एक ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, दूसरा नगरीय क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। ये जो ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन हुआ उसको कहा गया ग्राम पंचायत, उसको कहा गया जनपद पंचायत, उसको कहा गया जिला पंचायत। जो सबसे लेवल पे, निचले लेवल पे होगा, इसको इस तरीके से देख लो, इस प्रकार का कुछ हायरार्की रहेगा। सबसे नीचे क्या रहेगा, आपका ग्राम पंचायत रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, जनपद पंचायत रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, जिला पंचायत रहेगा। जिसको ये समझ में ना आए
आपके घर में अभी अभी चुनाव हुआ होगा तो आपके घर में कोई सरपंच बन गया होगा, कोई जनपद सदस्य बना होगा, कोई जनपद अध्यक्ष बना होगा, ठीक है, वो भी चीज तो निकल करके आई होगी। ठीक है भैया, आप ही के घर में लोग बने होंगे ना, चुनाव हुआ होगा। क्यों अजय, आपके घर से कोई बन गया क्या? ठीक है, हमारे घर से नहीं बन पाए यार, हार गए। ठीक है, वोट काट लिया लोगों ने। अब एक ही गांव है, हजार हजार पॉपुलेशन, मतलब 1000 मतदाता हैं, और उस 1000 मतदाता में 25 लोग खड़े हुए थे चुनाव में, वोट कट गया सबका। ठीक है, जिसको नहीं जीतना चाहिए था वो जीत गया। तो ये समस्या रहती है। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए, गुटबंदी करना चाहिए चुनाव में। देखो ये व्यवहारिक बात है, सैद्धांतिक बात में कुछ गुटबंदी नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ग्रामीण लेवल पे हो गया। शहरी लेवल पे कैसे आएगा, तो अगेन शहरी लेवल पे भी वही देखने को मिलेगा। सबसे नीचे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर नगर पालिका होती है, उसके ऊपर नगर निगम होता है। कैसे तय होता है ना, कौन किसको हम नगर पंचायत बोलेंगे, किसको नगर पालिका बोलेंगे, किसको नगर निगम बोलेंगे, किसको जिला पंचायत बोलेंगे, किसको नगर पंचायत बोलेंगे, कैसे तय होगा, पॉपुलेशन के आधार पे। और वो क्या क्या पॉपुलेशन किसके लिए होती है, मैं आपको आगे चल करके वो समझाऊंगा। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर शासन का संचालन किया जाना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। जो वहां के लोगों द्वारा संचालन किया जाता है, जो लोकल लोग रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। हाँ भाई, 25 लोग खड़े हुए थे हमारे यहां चुनाव में, और तुम सोचो उन 25 में जीता वो व्यक्ति जिस जो मतलब बाकी 24 लोग चाहते थे कि ये व्यक्ति ना जीते, वही जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके गिने चुने वोट थे, लेकिन सबने उसको वोट कर दिया। और ये जो बाकी 24 लोग थे वो सब क्या हो गए, अपने अपना वोट कट गया इनका। तो इस कारण क्या हुआ भाई, वो जीत गया। 24 के 24 चाहते थे वो ना जीते, लेकिन 25वां जीत गया। क्यों? क्योंकि 24 में क्या थी, 24 लोगों में वो नहीं था, गुटबंदी नहीं थी, उनका आपस में मेल नहीं था। ठीक है, यही देश के साथ होता है। आप जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं, अलग अलग में बटे हुए हैं, इसका फायदा कोई और उठा ले जाता है। ठीक है, मत बटो भाई, आ जाओ, है ना, ज्ञान की बातें चलती रहती हैं। तो ये तो क्या था, स्थानीय स्वशासन था। परिभाषा के तौर पे हम बात करते हैं, चूंकि हमारा प्री के एग्जाम में फैक्ट्स की बात करते हैं भाई, सीधी सी बात है ना। अब देखो, हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड पे हमने क्या किया, अलग अलग समितियों का निर्माण किया। और इन अलग अलग समितियों ने क्या किया, इन अलग अलग समितियों ने क्या किया, अलग अलग टाइम पे कुछ सुझाव दिए, है ना। और उस सुझावों के आधार पे हम क्या करते चले गए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करते चले गए। ठीक है, तो देखो इस संबंध में जो सबसे पहली समिति आती है वो बलवंत राय मेहता समिति आती है। क्या समिति, BRM समिति, BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये लाइन लिख लो कहीं पर, आप अपने नोट्स में इसको लाइन को लिख लो। बलवंत राय मेहता को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, इस समिति का गठन कब किया गया, 1957 में, जनवरी 1957 में। इनने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 1957 में, नवंबर 1957 में। इस समिति का उद्देश्य क्या था, इस लाइन को अच्छे से याद कर लो, अपनी कॉपी में रट्टा मार के लिख लो। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य क्या था, देखो लिखा हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यों की जांच और बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाना। क्या इसमें कहीं उद्देश्य में यह लिखा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देना? कहीं नहीं दिखा मेरे को, तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं लिखा है भाई, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठन था, करना उद्देश्य था ही नहीं उसका। उसका उद्देश्य क्या था, जो हमने क्या किया था, हमने 1952 में एक कार्यक्रम चलाया, CDM, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था हमने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने कितना बेहतर काम किया गांवों की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए, इसका मूल्यांकन करना था, सुझाव देना था, यह उद्देश्य था बलवंत राय मेहता समिति का। लेकिन उनने सुझाव क्या दिया, वो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। उनने सुझाव क्या दिया कि भाई पंचायती जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो फेल है, यदि आप इसको सफल बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कीजिए। समझ में आया पंचायती राज कहां से निकल गया बलवंत राय में, कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कीजिए। यही उनका उद्देश्य था, यही उनका सिफारिश थी। ठीक है, तो किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था,
त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता के नाम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, बलवंत राय मेहता। ये 3 स्तर स्थापित कर लो। 3 स्तर कौन से? गांव, ब्लॉक, जिला। वर्तमान में यही तो है, गांव, ब्लॉक, जिला ही तो वर्तमान में चल रहा है आपका। और इस समिति के सुझावों को बाकायदा क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इस समिति के सुझावों को कैसे लागू किया गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। ठीक है, बिल्कुल सही। इस समिति के सुझावों को बाकायदा लागू किया गया। कैसे? 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को चचा ने क्या कर दिया? नागौर राजस्थान में पंचायत का उद्घाटन कर दिया। सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को उद्घाटन कर दिया। मतलब देश का पहला राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, राजस्थान। कौन सा जिला? नागौर। ठीक है, चाचा ने यहां से काम चालू कर दिया। लेकिन यहीं बीच में कूद जाएगा कौन? 11 अक्टूबर 1959 को 11 अक्टूबर 1959 को बीच में कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से 11 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया जाएगा? चालू कर दिया जाएगा। तो पहला राज्य कौन सा? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। दूसरा राज्य कौन सा? गुंटूर, आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959। और पहला ऐसा राज्य जहां पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। ये तो छोटे छोटे जिले हो गए ना भाई। तो पहला ऐसा राज्य जहां पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही है। वो भी क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतनी फैक्ट हो गई आपको बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। अब आती है अशोक मेहता समिति, बहुत महत्वपूर्ण अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन 77 में किया जाएगा, 78 में रिपोर्ट देगी। 77 में गठन, 78 में रिपोर्ट। इस बलवंत मेहता अशोक मेहता समिति का एक मेंबर कौन था? पीछे हम पढ़ के आए विधानसभा अध्यक्षों के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे ना, तब हमने पढ़ा था कि अशोक मेहता समिति का सदस्य था ये व्यक्ति। बताइए आप लोग को याद है तो। ठीक है, अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? पंचायती राज की समीक्षा करना। अच्छे से याद रखना है, इनने द्विस्तरीय पंचायती राज की सुझाव दिया। अशोक और मेहता दो ही तो शब्द हैं, अशोक और मेहता दो शब्द हैं, तो 2 स्तरीय बता दिया उसने। जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, गांव स्तर पे पंचायत ही नहीं बनानी भाई। क्यों बनाना गांव स्तर पे पंचायत? ऐसा इनका कहना था। तीसरा व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, वो कौन है? जीवीके राव समिति 85 का। इनने क्या बोला भाई? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत एवं पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव दिया। जिला स्तर पे क्या कर दो? पंचायतों का गठन कर दो, बस खत्म। बहुत महत्वपूर्ण 2019 में यहां से प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न यह था कि किस समिति के सुझाव पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण किया गया या संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस समिति के सुझाव पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो समिति क्या है? 1986 की LM सिंघवी समिति। यह लिखा गया संवैधानिक मान्यता देने के लिए, संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। LM सिंघवी समिति बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आते हैं हम अगेन की, मैंने आपको पीछे बताया कि जो ग्रामीण एवं पंचायती राज व्यवस्था है उसके दो फैक्शन है, एक रूरल वाला, दूसरा अर्बन वाला। सबसे पहले हम रूरल या ग्रामीण वाले पोर्शन पे क्या करेंगे? फोकस करेंगे, ग्रामीण वाले पोर्शन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगेन की वो कहां से आता है आपको ऑलरेडी पता है, वो 73वें संविधान संशोधन से निकल करके आता है। हमको क्या था भाई? देखो हमारा जो बापू थे है ना, जो बकरी पालते थे, तो बापू क्या थे हमारे? एग्जैक्टली पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। बापू हो गए, लोहिया हो गए, ये लोग बहुत बड़े समर्थक थे किसके? पंचायती राज व्यवस्था के। ये लोग सभी चाहते थे कि जो सत्ता का संचालन हो कहां से हो? ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो इनके सपनों को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करके रखा हुआ था? डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ के रखा था। कौन सा? 40। आर्टिकल 40 में हमने लिख के रखा हुआ था, ग्राम पंचायत गठन करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा, राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 में हमने लिख के रखा हुआ था कि राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा, कदम उठाएगा। भाई इतनी बात हमने लिख के रखी हुई थी वहां पे। इसके लिए क्या किया गया भाई? 73वें संविधान संशोधन लाया गया, और 73वें संविधान संशोधन से हमने क्या कर दिया? भाग 9 का नाम परिवर्तन कर दिया। भाग 9 जोड़ा नहीं था,
भाग 9 पहले से संविधान में था, भाग 9 तो पहले संविधान में था भाई, 7, 8, 9, 10 सब थे संविधान में। तो 9 का हमने नाम बदल दिया, क्या नाम कर दिया? पंचायती राज। आर्टिकल जोड़े, कहां से कहां तक? 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, 243 से लेकर के 243 ओ तक हमने आर्टिकल जोड़ दिया। इसके अलावा क्या जोड़ा? 11वीं अनुसूची जोड़ी। 11वीं अनुसूची में हमने 29 विषय रखे जो कि पंचायतों की शक्तियां होती हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे जो कि पंचायतों की शक्तियां होती हैं, और ये कहां मेंशन्ड है? 243 जी में मेंशन्ड है। अभी मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा समान इसके स्थानीय सुशासन के। यह अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन दिवस कब मनाते हो आप भाई? 24 अप्रैल को। क्यों मनाते हो? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया ना। तो मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 लाया जाएगा लागू करने के लिए। मध्य प्रदेश, अब भाई मध्य प्रदेश में लागू करना है ना, केंद्र सरकार ने ला दिया 73वां, अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने यहां अनुमोदित करना पड़ेगा और अपने यहां लागू करना पड़ेगा। तो एक कानून लाना पड़ेगा। कानून क्या आ गया? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान, पीछे पढ़ाया मैंने आपको। दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, पीछे पढ़ाया। ठीक है, अंतर बना के रखना है कौन सा कहां पे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा। और लागू कब होगा? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 कब लागू होगा? 24 जनवरी 1994 को। इस 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? शफी अहमद कुरैशी। शफी अहमद कुरैशी, पीछे आप पढ़ के आए, ये वही व्यक्ति था जिसके टाइम पे मध्य प्रदेश में क्या लागू होगा? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होगा। शफी अहमद कुरैशी वही व्यक्ति था जिसके टाइम पे मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होगा। मुख्यमंत्री कौन था? दिग्विजय सिंह। 24 जनवरी 1994 जब लागू हुआ तब ये कौन? शफी अहमद कुरैशी, दिग्विजय सिंह। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन था उस समय? मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन था? प्रताप सिंह बघेल। ठीक है, बोले ये एकदम रैंडम फैक्ट है ना। बोले मुख्यमंत्री तो पता था साहेब, राज्यपाल भी पता था, लेकिन ग्रामीण एवं विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन पूछता है? हम बताएगा आपको, है ना। वो कौन था? प्रताप सिंह बघेल। अच्छे से याद कर लो। ठीक है, फिर क्या आता है आपका? मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? ग्राम स्वराज की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? ग्राम स्वराज की। तो हम क्या करेंगे? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम बदल दिया जाएगा। कब? 2001 में। नया नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। भाई पहले क्या आया था? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 आया था, लेकिन 2001 में इसका नाम ही बदल दिया हमने, कानून का ही नाम बदल दिया। नया नाम क्या है 2001 में कानून का? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम। गांवों में क्या लाना था हमको? सुराज लेकर के आना था। गांवों में हमको सुराज लेकर के आना था। व्यापम पूछ सकता है भाई, बिल्कुल सही। व्यापम तो ये भी पूछ लेता है कि बड़े तालाब की, भोपाल में स्थित बड़े तालाब की पूर्व से पश्चिम में उसकी लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण में उसकी लंबाई क्या है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश का पढ़ते हो ना, वो क्या है आपसे वहां का भी पूछ सकता है। तैयार रहना। मतलब अभी हिंट दे दिया मैंने, व्यापम को कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा होगा तो कल के क्वेश्चन शामिल किया जा सकता है ना। मस्त क्वेश्चन कि भोपाल में स्थित बड़ी झील के बीच में एक टापू है, उस टापू में किसकी समाधि स्थित है? किसका मकबरा या समाधि बोल लो, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न तैयार करवा दूंगा, है ना, व्यापम के लिए। लेकिन ये सीरियस प्रश्न है कि भोपाल के बड़ी झील में जो टापू है बीच में, उसमें किसकी समाधि स्थित है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न व्यापम में आते हैं। अगले बातें ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं। ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मध्य प्रदेश में आरक्षण, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में आरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थानीय निकायों में नगरीय और शहरी दोनों, ग्रामीण दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ऑलरेडी था भाई। देखो
संविधान के अनुच्छेद 243 डी और 243 टी, अभी मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब ये सब डिटेल में बताऊंगा, बट डी और टी में क्या दिया गया है, स्थानीय स्वशासन के आरक्षण की बात की गई है, और वो कितना दिया गया था, 33%। ये नेचुरली था, ये केंद्र सरकार ने नेचुरली दिया हुआ था, केंद्र सरकार ने नेचुरली दिया हुआ था, कितना, 33%। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बहुत दयालु है, उनने बोला कि भाई हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। कैसे नहीं होगा सशक्तिकरण, उनने बोला 50% करो भाई, 33% को बढ़ा के 50% कर दिया, ठीक है। तो इसके पहले ये काम कौन कर चुका था, बिहार कर चुका था। भाई महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ा के 50% करने वाला पहला राज्य कौन, बिहार। महिलाओं के आरक्षण को स्थानीय स्वशासन में 33% से बढ़ा करके 50 करने वाला दूसरा राज्य कौन, मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश, अच्छे से याद रखना। और बढ़ा हुआ आरक्षण कौन सा, 50%, कब आया, 2009 में लागू किया गया, 2009 में लागू किया गया। 7 में प्रस्ताव आया था, इसको अच्छे इस तरीके से ध्यान रखो। पहला राज्य कौन है, बिहार है, दूसरा राज्य कौन, एमपी। एमपी में प्रस्ताव कब आया, 2007 में, लागू कब हुआ, 2009 में, और पहली बार दिया कब गया, बोले चुनाव हुआ तो पहली बार कब दिया, 2014 के चुनाव में, ये लिखा हुआ 2014 के पहली बार उसको दे दिया गया। 2014 में जब स्थानीय स्वशासन के पंचायती राज के चुनाव हुए, तब पहली बार क्या किया गया, 50% सीटें आरक्षित की गई। और इस बार तो ओबीसी के लिए भी आरक्षित थी भाई, सबकी बल्ले बल्ले है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, सब खुश है भाई, ठीक है। मोदी जी के राज्य में अमृत काल चल रहा है, कोई दुखी नहीं है, ठीक है। जो बोल रहा है दुखी है, उसको क्या बोल दिया जाएगा बाद में, बोले तुम क्या हो, देशद्रोही हो, पाकिस्तान जाओ, ठीक है। तो भाई दुखी में ही बोलना है, ठीक है। ठीक है, 7, 9, 14, इसको क्या करना है, याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने हेतु सर्वप्रथम विधेयक कहां आया था, कर्नाटक राज्य में। मैंने आपसे पीछे एक लाइन कही, मैंने कहा आपसे मैंने कहा कि पहला राज्य कौन सा था 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला, मध्य प्रदेश था। लेकिन इसके पहले उसको लागू करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है भाई, विधेयक लेकर के आना। तो विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था। लेकिन कर्नाटक लागू नहीं कर पाया, हमने क्या किया, इस बीच में लेकर के आए विधेयक और लागू भी कर दिए। तो विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा, कर्नाटक। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है। विधेयक लाने वाला भाई आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना बार बार कि कर्नाटक था कि मध्य प्रदेश था, यार पढ़ते हैं ना आप किताबों में, और कंफ्यूज जाते हैं भाई कर्नाटक लगाऊं कि मध्य प्रदेश लगाऊं। तो दरअसल ऊपर लिखा होता बिहार लगाऊं कि एमपी लगाऊं, दरअसल उसके पीछे कुछ कारण होता है, वो कारण मैं आपको यहां पे बता रहा हूं बस, ताकि आप भविष्य में कंफ्यूजन बना करके ना रखें, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब होता है, 24 अप्रैल। भाई पीछे पड़ता है ना भाई, 24 अप्रैल को आप लागू कर दिए, तो 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज दिवस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमने क्या किया था, लागू किया था। और 24 अप्रैल को हम क्या करेंगे, पंचायती राज दिवस मनाएंगे। इस घटना की शुरुआत कब से हुई, 2010 से। हम पंचायती राज दिवस कब से मना रहे हैं, हम पंचायती राज दिवस कब से मना रहे हैं, 2010 से मना रहे हैं। दुख केवल पीएससी एस्पिरेंट्स, अच्छा दुखी केवल पीएससी एस्पिरेंट्स है, हम ज्यादा, ठीक है। हाँ दुखी तो भाई पीएससी एस्पिरेंट बहुत ज्यादा है ना, उसके दुख का कारण, चलो इस पे चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, वरना समस्या क्या हो जाएगी, अपन क्लास नहीं कर पाएंगे, है ना। पीएससी एस्पिरेंट्स के दुख के कारण क्या है, बहुत गंभीर है। खैर आ जाओ, अब हम करते हैं 73वें संविधान संशोधन की थोड़ी सी और चर्चा, कि 73वें संविधान संशोधन में कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, आपको लागू करना पड़ेगा, और कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य सरकार पर छोड़ दिए गए हैं, आप लागू करिए या ना करिए, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं, ग्राम सभा का गठन करो भाई, ग्राम पंचायत का गठन करो। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, उसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है उसकी चर्चा करूंगा अभी, है ना। पंचायतों की व्यवस्था लेकर के आओ, प्रत्यक्ष निर्वाचन लेकर के आओ,
21 वर्ष की आयु कर दो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष ही तो है। वोट डालने की 18 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण लेकर के आओ, जनजाति के लिए आरक्षण लेकर के आओ, महिला आरक्षण लेकर के आओ, ओबीसी आरक्षण लेकर के आओ। भाई ओबीसी आरक्षण भी अनिवार्य प्रावधान है ना, तो ओबीसी आरक्षण लेकर के आओ। वित्त आयोग की स्थापना कर दो, निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दो। इनके लिए क्या क्या वो है आर्टिकल है, वो मैं भी आपसे चर्चा करता हूं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए निर्वाचन आयोग कहां से आएगा? काजा से आएगा। किससे आएगा? काजा। काजा मतलब क्या होता है? 243 के 243 ZA, ठीक है। वित्त आयोग कहां से आएगा? IY से आएगा, 243 I 243 Y। इन सब की चर्चा मैं आपसे अभी करूंगा, ठीक है। स्वैच्छिक प्रावधान क्या है इसमें? पिछड़े वर्ग का आरक्षण। अब यहां पे शिफ्ट कर लो उसको, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कहां कर लेंगे? अनिवार्य प्रावधान में कर लेंगे। पहले स्वैच्छिक में था, अब अनिवार्य में है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 29 विषयों के अलावा अन्य विषयों को सौंपना। भाई 243G में कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं, 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। यदि राज्य सरकार चाहता है तो और शक्तियां दे सकता है, बढ़ा दो 29 से, पर अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान कर दो। पंचायतों वित्तीय अधिकार मतलब क्या होता है? पंचायतों को देना टैक्स कलेक्शन। जैसे उदाहरण के लिए कि पंचायतें क्या कर सकती हैं? मेला कर लगाती हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेला, ठीक है। पंचायतें क्या कर सकती? संपत्ति कर लगा सकती हैं। भाई आप यदि किसी शहर में रहते हैं तो आपको संपत्ति कर भरना पड़ता होगा नगर निगम को, आपको जल कर भी भरना पड़ता होगा नगर निगम को। तो यही तो टैक्स है, यही तो वित्तीय अधिकार है, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं 73वें के तहत मध्य प्रदेश के संदर्भ में। हम सब मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में 23,006 है। जनपद पंचायतों की संख्या वर्तमान में 313 है। जिला पंचायतों की संख्या वर्तमान में 52 है, लेकिन मऊगंज के बनने के पश्चात 53 हो जाएगी। अजय सिंह वर्मा, आपको आर्टिकल मैं आज यहीं पे याद करवाऊंगा, ठीक है। और गारंटी देता हूं, याद ना हो तो बता देना, बोल देना, लिख के देना सर नहीं याद हुआ, ठीक है। पीछा नहीं छोड़ूंगा, आर्टिकल यहीं पे याद करवा दूंगा, एक बार में याद होगा आर्टिकल, ठीक है। गारंटी दे रहा हूं, बस 5 मिनट रुक जाओ, आर्टिकल चालू होंगे अपने, ठीक है। पंचायती राज खत्म हुआ, फिर नगरीय निकाय खत्म होगा, फिर मैं आपको आर्टिकल करा दूंगा। उसके बाद दोनों के आर्टिकल साथ में कराऊंगा, नहीं याद हो तो बता देना, ठीक है। वो आपने लिख लिया था। अब हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। पीछे आप जो भी पढ़ के आ रहे थे उसका एकदम क्रिस्प दे रहा हूं मैं आपको, इसको याद कर लेना अच्छे से। यदि ग्राम पंचायत को गठन करना है तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम, मतलब अधिकतम 5,000 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अधिकतम कितनी हो सकती है? 5,000, ठीक है। जनपद पंचायत में जनसंख्या कितनी होगी? 5,000 से लेकर के 20,000 के बीच में। 5,000 से कितनी? 20,000। जिला पंचायत में 20,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या होगी। और यदि 1 लाख से जनसंख्या ऊपर चली गई तो फिर कहां चला जाएगा? शहरी स्थानीय निकाय में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई प्रक्रिया? ठीक है। तो अभी के लिए क्या है भाई? 5,000 तक ग्राम पंचायत, 20,000 तक जनपद पंचायत, 1 लाख तक जिला पंचायत, ठीक। मतदाता कितने होने चाहिए? 1,000, 5,000, 50,000। भाई मतदाता मतलब क्या होता है? जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति है और मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वही मतदाता होगा। मतदाता 18 वर्ष की आयु के ऊपर का व्यक्ति नहीं होता है। मतदाता के लिए 2 भी चीजें आवश्यक होती हैं। क्या? एक 18 वर्ष की आयु का ऊपर का हो, दूसरी आवश्यक चीज क्या होती है? मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं, तुम मतदाता नहीं हो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना आपको, ठीक है। वार्ड संख्या क्या होती है? ग्राम पंचायतों के लिए 10 से 20 होती है, जनपद पंचायतों के लिए 10 से 25 होती है, और जिला पंचायतों के लिए 10 से 35 होती है। कम से कम 10 हो, अधिकतम 20 हो सकती हैं। कम से कम 10 हो, अधिकतम 25 हो सकती हैं। कम से कम 10 हो, अधिकतम 35 हो सकती हैं। यदि कल को आपसे प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायतों की सदस्य संख्या कितनी होगी, तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10 से 20। 10 से 20। जनपद पंचायतों की सदस्य संख्या कितनी होगी? 10 से 25। जिला पंचायतों की सदस्य संख्या कितनी होगी? 10 से 35। भाई वार्ड संख्या, एक वार्ड से एक सदस्य, एक वार्ड से एक सदस्य, तो उतने जितने वार्ड उतने सदस्य, ठीक है। तो वार्ड सदस्यों से ही बिल्कुल वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रमुख, जो ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं।
जनपद पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख होगा उसको जनपद अध्यक्ष बोलते हैं। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसको जिला अध्यक्ष बोलते हैं, राजनीतिक प्रमुख। कार्यकाल सबका 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु सबके लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होती है। निष्कासन कैसे होगा? यदि किसी व्यक्ति को आपको यहां से बाहर निकालना है, हटाना है पद से, कैसे हटाएंगे भाई? 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। सिंपल वोटिंग कीजिए भाई, रिकॉल वाली। इसको क्या बोलते हैं? निष्कासन मतलब क्या है भाई? रिकॉल की प्रोसेस है ना। रिकॉल की प्रोसेस कैसे होगी? अनविका पटेल, आप अनविका पटेल आप बार बार पढ़ते ना, कहां से, वो कौन है, कैसे निष्कासन होगा उसका? रिकॉल कैसे किया गया उसको? रिकॉल मतलब वापस बुलाना। कैसे किया भाई? या यहां से किसको हटाना, कैसे हटाएंगे? 2/3 बहुमत से सभी सदस्य मिलकर के 10 से 20 सदस्य जो पास कर दे प्रस्ताव, 2/3 बहुमत से हट गया आज से व्यक्ति। चुनाव प्रक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैसे चुनाव होगा? जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनमें सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अभी हुआ होगा ना, आपके पिताजी, चाचा, ताऊ, कोई तो सरपंच बना होगा, कोई उप सरपंच बना होगा। जो सरपंच बना वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जैसे हमारे गांव में 25 लोगों में से एक का हुआ, डायरेक्ट हम वोट करके आए थे भाई। भाई भयंकर पैसा बर्बाद होता है यार। बात ये नहीं कि जो चुनाव में खर्चा किया वो पैसा बर्बाद हुआ, बात यह है कि हमको किराया लगा करके वोट देने जाना पड़ता है, और वोट देने यदि हम नहीं गए तो सामाजिक संबंध खत्म हो जाएंगे। बड़ी समस्या है पंचायती चुनावों में भाई। विधानसभा, संसद के चुनाव में समस्या नहीं आती। मोदी जी हमको थोड़े जाते हैं, हमको थोड़े बोले कि तुम चुनाव दे, वोट देने नहीं आओगे, तुमको खत्म कर दिया जाएगा, आज से हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे, सामाजिक संबंध, रोटी हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लेकिन पंचायती चुनाव में समस्या है, हम वोट देने नहीं गए तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा भाई, संबंध खत्म कर देंगे। और ऊपर से गलती से वो व्यक्ति नहीं जीता तो ऐसा लगता है कि पूरा पैसा बर्बाद, आने जाने का किराया। ठीक है, बड़ी समस्या है। कम से कम किराया तो देना चाहिए ना आने जाने का, वो भी नहीं देते हैं। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया सरपंच, उप सरपंच, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गया। इसके बाद क्या है? जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है भाई। सदस्यों का चुनाव कर लो, फिर सदस्य मिलकर के अध्यक्ष चुन लेंगे, खत्म बात। जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से। सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, इसको क्या करना है आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट में था, क्रिस्प था, इसको अच्छे से याद रखना। अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ? आप तो 73 के अनुसार देख लिए सब, आपने 73 के अनुसार सब देख लिया, 93 के पश्चात क्या क्या हुआ। लेकिन क्या भाई मध्य प्रदेश में 93 से ही सब कुछ चालू हुआ पंचायतों को लेकर के? मैंने आपसे कहा कि 2 अक्टूबर 1959 को चाचा ने क्या कर दिया, नागौर राजस्थान में वो स्थापित कर दी पंचायत। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में स्थापित हो गई। तो भाई मध्य प्रदेश ने भी कुछ किया होगा ना, हम इतने निकम्मे लोग नहीं हैं, हमने भी कुछ किया। उसमें सबसे पहला काम क्या आता है? काशी प्रसाद पांडे समिति आती है। काशी प्रसाद पांडे कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओ, काशी प्रसाद पांडे कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओ। पीछे पढ़ा है, 4 बार नाम बोला था, 5 बार है ना। पहला व्यक्ति था वो उस पोस्ट पर, उस पोस्ट पर बैठने वाला पहला व्यक्ति काशी प्रसाद पांडे था। उस पोस्ट का नाम बताओ। काशी प्रसाद पांडे समिति। काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन कब किया जाएगा? जुलाई 1957 में। 1958 में रिपोर्ट आएगी। क्या बोलेंगे ये लोग भाई? 15 सदस्यीय समिति क्या बोलेंगे? पंचायती राज का गठन करो भाई, पंचायती राज का गठन करो, ये बात बोलेंगे काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसरण की बात कही गई। भाई बलवंत राय मेहता समिति 1957 का सुझाव क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कर दो। तो इनने क्या बोल दिया? बलवंत राय मेहता भाई साहब जो बोल के गए ना, बलवंत राय मेहता बोलो तो वो सनी देओल की एक मूवी थी ना, बलवंत राय के कुत्तों। ठीक है, तो वही वाला फील आता है, जब भी मैं बलवंत राय बोलता हूं मेरे को फील वही वाला आता है, बलवंत राय के कुत्तों, है ना। तो बलवंत राय मेहता ने जो भी रिपोर्ट दी, उसमें रिपोर्ट में क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दो। इन्हें बोला कि भाई उनने जो रिकमेंडेशन किया ना उसको फॉलो कर लो, मैं कुछ नया नहीं बोलूंगा। काशी प्रसाद पांडे ने क्या बोला? 15 लोगों ने, मैं कुछ नया नहीं बोलूंगा, जो बलवंत राय बोल के गए वो सही बोल के गए, उसी को क्या कर लो तुम, फॉलो कर लो। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बलवंत राय मेहता काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पारित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 में पारित किया जाएगा, जुलाई 1962 में लागू कर दिया जाएगा।
इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन यहां पे समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या खड़ी हो जाएगी भाई, आपने 62 में लागू कर दिया, जुलाई 1962 में लेकिन उधर चाचा क्या कर रहे थे, चाचा हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, और हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में चाचा के साथ क्या हो जाएगा, विश्वासघात, और चीन क्या कर देगा, हमला। तो भारत चीन युद्ध चालू हो जाएगा। भारत चीन युद्ध चालू होने के कारण ये जो पूरी व्यवस्था प्रक्रिया चालू हुई थी वो सब ठप पड़ जाएगी, ये सब पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। तो भारत चीन व्यवस्था कारण, युद्ध के कारण ये सब क्या है, कार्यभार रुक गया। लेकिन उसके पश्चात क्या करेंगे, हम फिर से 1965 में रिवाइव करेंगे पूरी प्रक्रिया को। सर्वप्रथम 1965 में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो क्या बात हुई भाई, 62 में अधिनियम आएगा, जुलाई 62 में लागू कर दिया जाएगा, काहे के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। लेकिन सब रुक जाएगा। तो पहली बार सर्वप्रथम 1965 में इसका प्रयोग होगा। 62 के अधिनियम का पहली बार प्रयोग कब होगा, 65 में। सामान्य निर्वाचन करवाए जाएंगे, कहां पर, पंचायतों में। सिर्फ कहां, पंचायतों में। आपने क्या किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठन किया था, लेकिन 65 में चुनाव सिर्फ कहां करवाएंगे, आप पंचायतों में करवाएंगे। आपने क्या किया, जिला और जनपद को छोड़ दिया, बोले तुम क्या हो, अनाथ लोग हो भाई, हम तुम्हारे यहां पे चुनाव नहीं करवाएंगे। इंडो चाइना वार 1962, थैंक्स टू चाचा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अक्साई चिन्ह क्या है, कुछ टहलने चला गया। अभी भी अक्साई चिन्ह टहल ही रहा बेचारा, है ना। उसको भी नहीं पता है कि वो चीन का नहीं, भारत का हिस्सा है। पीओके को कम से कम पता तो है कि वो भारत का हिस्सा है, ठीक है। कल का घटनाक्रम बताया ना मैंने कि एक न्यूज पोर्टल ने लिख दिया कि भारत के शहर लाहौर और कराची में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जो लेखक रहा होगा, जो संपादक रहा होगा, बहुत ज्यादा भावनाओं में बह गया होगा, उसने भविष्य लिख डाला, जबकि उसको लिखना वर्तमान में यह था कि भाई भूकंप आया हुआ है। तो भविष्य और वर्तमान का क्या है, मिश्रण लिख डाला। अब फिर समझ में नहीं आया कि दुख मनाओ कि खुशी मनाओ, ये ही एक समस्या निकल के आती है, ठीक है। तो 62 में क्या हुआ, अधिनियम आएगा, जुलाई 62 में लागू किया गया। पहली बार प्रयोग 65 में होगा, लेकिन सिर्फ कहां पे किया जाएगा प्रयोग, ग्राम पंचायतों में। जनपद पंचायत और जिला पंचायतों में चुनाव नहीं करवाया गया। कब, 65 में। तो भाई कब करवाया जाएगा जनपद पंचायतों में चुनाव, ठीक है। तो 1971 में पहली बार जनपद पंचायतों में क्या किया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा। 1971 में पहली बार जनपद पंचायत में चुनाव होगा, पंचायतों में पहली बार चुनाव 1965 में होगा। और ये सब चुनाव कहां से हो रहे थे, 1962 के पंचायती राज अधिनियम से हो रहे थे, जो किसकी अनुशंसा पर लाया गया था, काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा क्या थी, ये थी कि भाई बलवंत राय ने जो बोला है वही लागू कर दो, खत्म बात, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981, देखो भाई जो 62 वाला अधिनियम लाया गया था ना, उसको खत्म कर दिया जाएगा। बोलेगा तुम क्या हो, अब कबाड़ हो चुके हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है अब। तो क्या किया जाए भाई, 81 में एक अलग अधिनियम आएगा, 81 में एक अलग अधिनियम आएगा, 62 को निरस्त कर दिया जाएगा। 62 को खत्म कर दिया गया, 81 में लागू कर दिया गया, मतलब 81 में आ जाएगा। इसके तहत क्या होगा, मतलब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 के तहत पहली बार 1983 में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 के माध्यम से पहली बार चुनाव 1983 में तीनों जगह करवाए जाएंगे। तीनों जगह मतलब गांव में भी, जनपद में भी और जिला में भी। तो पहली बार एक साथ गांव, जनपद और जिला में चुनाव कब होगा, 1983 में। पहली बार एक साथ गांव, जनपद और जिला में चुनाव कब होगा, 1983 में, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना। पहली बार एक साथ चुनाव कब हुआ, 83 में, अधिनियम 81 का। फिर आता है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है। अब 62 में आया था, 81 में आया, अब 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा। तो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। 73वें हाँ 1983 का वर्ल्ड कप है ना, रोहित शर्मा क्या था उसमें, कैप्टन था। केएल राहुल उसका क्या था, वाइस कैप्टन था, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। तो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, पंचायती राज अधिनियम 1993 लेकर के आएंगे, ठीक है।
ये 24 जनवरी 1994 को लागू किया गया, ये आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया गया था, ठीक है। राज्यपाल शफी मोहम्मद कुरैशी, दिग्विजय सिंह, प्रताप सिंह बघेल, ये पीछे सब पढ़ा दिया था ना यार, ठीक है। तो उसमें अपने को परेशान होने का नहीं है। 2001 में उसमें संशोधन किया जाएगा, और संशोधन करके क्या नाम दे देंगे, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 नाम दे दिया जाएगा। मैंने पीछे सब आपको बता दिया था, ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इसको अच्छे से घोट लो, बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। क्या क्या है भाई, 73वां लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा, कर्नाटक, ठीक है। कुछ राज्यों के नाम बिल्कुल क्या लगते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक से ऐसा लगता है कोई कह रहा है कर्नाटक, ठीक है, नाटक करने के लिए कह रहा है कोई, ठीक है। तो बहुत सारे राज्य इस प्रकार के भी हैं। मध्य प्रदेश यह प्रदेश में 24 जनवरी 1994 से लागू हो गया था, यह आपको ऑलरेडी पीछे पता चल गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो लाया गया था, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 5 बार। अच्छे से याद कर लेना, तुमको लग रहा होगा नहीं आएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। यह क्वेश्चन मेरा आपसे अभी फिलहाल के लिए मेरा आपसे प्रश्न है कि अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं। यह प्रश्न 2019 में भी पूछा गया था। मेरा आपसे अभी प्रश्न बताइए, ऑप्शन है आपके लिए 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 5 बार संशोधन हो चुका है उस अधिनियम में, अच्छे से याद रखना है इसको। पंचायती दर्पण पोर्टल बनाया गया था, कार्य क्या था, वो मूल्यांकन करना, ठीक है। पंचायती राज संचालनालय का गठन किया गया था, संचालनालय 2007 में, संचालनालय 2007 में। बिल्कुल सही, 6 बार चुनाव हो चुका है। जब क्वेश्चन आया था तब उसका आंसर 5 था, लेकिन अभी हाल में चुनाव हो गया जिसमें आपके घर गांव से क्या हो गए, लोग सरपंच बन गए, ठीक है। भाई सरपंच बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा पद होता है। सरपंच बनना, पटवारी बनना, ग्राम सेवक बनना, बहुत बड़े पद हैं भाई, है ना। जहां मौका मिले बन जाओ। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहां है, 1980 में पचमढ़ी में, होशंगाबाद में, ठीक है, लिख लेना नर्मदापुरम, भाई गुस्सा मत होना कोई। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहां है, जबलपुर में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रामीण विकास और पंचायती राज कहां है, जबलपुर में। संजय गांधी के नाम पे कहां मिल जाएगा, पंचमढ़ी में, ठीक है, अच्छे से याद करना ना, नाम याद हो पूरा। तो महात्मा गांधी की पंचायत कहां कर रहे हैं, जबलपुर में। संजय गांधी पंचायत कहां कर रहा है, पचमढ़ी में, ठीक है। वहां के ऊपर दोनों बैठ करके कर रहे होंगे। 2001 में ग्राम स्वराज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। भाई 2001 में ही तो आपने क्या किया था, आपने 2001 में ही तो क्या किया था, 1993 वाले अधिनियम का नाम बदला था। 1993 वाले अधिनियम का नाम बदल करके हमने क्या कर दिया, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, यही तो बात लिखी गई है। राइट टू रिकॉल, वापस बुलाओ। राइट टू रिकॉल क्या है, राइट टू रिकॉल लिख लो जिनको नहीं पता होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपकरण है, क्या है ये, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्या है, ये सब पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया हुआ है। अभी रिवीजन की क्लासेस में 25 तारीख से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल का प्रथम प्रयोग कहां किया गया, अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल के विरुद्ध किया गया, पल्लविका पटेल के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। राइट टू रिकॉल का प्रयोग चुनाव के 2 वर्ष बाद ही किया जा सकता है, और कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पूर्व ही किया जा सकता है। कार्यकाल चालू होने के 2 वर्ष पश्चात भाई आपको क्या करना, भाई आप वापस क्यों बुलाओगे, क्योंकि काम नहीं कर रहा। तो काम करने के लिए समय तो दो। तो काम करने के लिए समय कितना दिया, 2 साल। 2 साल तक हमने बैठा के देख लिया, तुमने कोई काम नहीं किया, तो 2 साल पूरा हो गया तो हम वापस बुला सकते हैं। कब तक वापस बुला सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने के 6 माह के पहले तक वापस बुला सकते हैं, ठीक है। इस हेतु क्या करना होता है भाई, पीछे मैंने आपको बता दिया था, 2/3 से वोटिंग करनी होती है। सामान्य तौर पर चुनने के लिए क्या करना होता है, जिसको मैक्सिमम वोट मिल जाएगा परसेंटेज, वो क्या हो गया, जीता कहलाएगा। लेकिन वापस बुलाने के लिए क्या समस्या है, वापस बुलाने के लिए 2/3 चाहिए होता है भाई। तो यहां पे थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है।
अब आते हैं ग्राम सभा पे। ग्राम सभा 243 ए से निकल करके आती है। कहां से? 243 ए से निकल करके आती है। क्या संरचना होती है? अच्छे से याद रखना, ग्राम सभा में ग्राम के सभी लोग नहीं आते। अच्छे से याद रखना, ग्राम सभा का हिस्सा गांव के सभी लोग नहीं होते हैं। ग्राम सभा का हिस्सा सिर्फ वो लोग होते हैं जो निर्वाचक सूची में पंजीकृत होते हैं। बिल्कुल सही, 2/3 मेजॉरिटी है ना। ग्राम सभा का हिस्सा सिर्फ वो लोग होते हैं जो क्या होते हैं, गांव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत होते हैं। कार्य क्या होता है? बैठ के क्या करते हैं वो लोग? गांव के विकास पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। मध्य प्रदेश अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार कम से कम 4 बार साल में बैठना पड़ेगा, इनको मिलना पड़ेगा। कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4। कब कब? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्राम पंचायत का सचिव क्या होता है? ग्राम सभा का सचिव होता है। आपके गांव में सचिव होगा ना, वही क्या होता है? ग्राम सभा का सचिव होता है। उसको आपको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा वही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पंचायतों का गठन 243 बी। पंचायतों का गठन 243 बी। अगेन पंचायतों का गठन कैसे होता है वो आपको पीछे बता दिया था मैंने। क्या होता है भाई? 3 स्तरों पे होता है। जब यहां पे लिखा जाएगा पंचायत का गठन तो तीनों स्तर की बात की जा रही है, ग्राम स्तर, जनपद स्तर और जिला स्तर पे। ठीक है, ग्राम स्तर, जनपद स्तर, जिला स्तर। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इसके बाद आती ग्राम पंचायत। इनके बारे में मैंने आपको पीछे सब कुछ पढ़ा दिया यार। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत कैसे गठित की जाती, मैंने आपको पीछे एक टेबुलर फॉर्म में जो पढ़ाया था, टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको पीछे पढ़ाया, वही बात यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, आ जाओ एक बार दिखा देता मैं, ताकि पता रहे कि भाई कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, सब पढ़ा के जा रहा हूं। ये पढ़ाया था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। मैं आगे आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो सब यहां पे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें से पढ़ना है आपको, उसमें से स्किप करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, लेंदी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रक्रिया अपनी आसान करनी है थोड़ी सी, है ना। ये रहा है ना। तो ये भाई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, भाई ये तीनों चीजें तो मैंने आपको पीछे पढ़ा दी। तो हम इसको क्या करेंगे, फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। वही बातें, कम से कम 10, 33, ठीक है, सब यही तो पीछे लिखा हुआ था, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शहरी स्थानीय निकाय में। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय। अच्छा, यहां से आ जाते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। हाँ, किसको समस्या थी भाई, अनुच्छेद याद नहीं हो रहे थे? हाँ, पेपर्स में होती है बैठक। देखो हमारे गांव में ग्राम सभा लगती है, कब लगती है? तो बिल्कुल कोई इस बारे में जानकारी नहीं होती। ये क्या है, सीक्रेट बैठक होती है ना। ये क्या होती है? बिल्कुल सीक्रेट बैठक होती है, जिसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जो बैठक वाले का लोग रहता है उसको भी जानकारी नहीं होती कि वो बैठक कर लिया, ऐसी इतनी सीक्रेट होती है। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन है। इसके बाद क्या आएगा आपका, 74वें संविधान के संशोधन की सामान्य बातें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नगरीय विकास का क्रम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं कौन सा आर्टिकल। ठीक है, तो जिसको भी आर्टिकल याद नहीं हो रहे थे आ जाओ भाई, है ना, तुमको आर्टिकल याद करा देता सबसे पहले मैं। आप अपनी कॉपी निकालो, कॉपी में इस प्रकार से 3 कॉलम बनाओ और जो मैं बातें बताता जाऊंगा उसको लिखते जाना है। ठीक है, कॉपी निकालनी है। एक कॉलम बनाना है ग्रामीण विकास निकाय का, दूसरा कॉलम बनाना है नगरीय निकाय का, तीसरा कॉलम बनाना है उसका वर्णन का, क्या बातें हैं उसके अंतर्गत, क्या बातें आती हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 243 और 243 पी। सबसे पहले समझ लो इस टेबल को, आसान एकदम, याद करना भयंकर आसान हो जाएगा। जो बात यहां पे लिखी गई है वही बात यहां पे लिखी गई है। जैसे उदाहरण के लिए कि जो बात 243 में लिखी गई होगी वही बात 243 पी में लिखी गई होगी। वो क्या बात है? वो बात है परिभाषा की। किस चीज की परिभाषा? ग्राम पंचायत की परिभाषा, नगरीय पंचायत की परिभाषा भाई, नगरीय निकाय की परिभाषा।
ठीक है, ग्राम पंचायत की परिभाषा, नगरीय निकाय की परिभाषा, समझ में आ गया। तो जो बात 243 में है वही बात 243 P में मिलेगी। अब वो बात क्या है, परिभाषा की बात है, ठीक है। दूसरा 243A, 243A के सदृश से, उसके समान शहरी निकाय में कुछ भी नहीं है, तो शहरी निकाय वाले पोर्शन को खाली रखो, सिर्फ 243A याद रखो। उसमें क्या दिया गया, ग्राम सभा का गठन की चर्चा की गई है, नगरीय निकाय के गठन की चर्चा कहीं नहीं की गई है यहां पर, है ना। तो उसको अभी साइड में रख दो, खाली रखो उसको, कुछ भी नहीं रखना उसमें, ठीक है। मैं आपको दोनों के आर्टिकल एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि सब क्या रहे, आसान प्रक्रिया बनी रहे। तो 243 आपने देख लिया पी के साथ, वो क्या है आपका परिभाषा। 243A क्या हो गया, ग्राम सभा का गठन। अब आ जाओ असली खेल, असली खेल में क्या है, 243BQ, BQ में क्या है, नगर पंचायत और नगर पालिका गठन की चर्चा की गई है। BQ मतलब बारबीक्यू बोलते हो ना आप, ठीक है, फनी वे में याद कर लो थोड़ा, बारबीक्यू जाते हो, ठीक है, सॉरी बारबीक्यू रहता है, तो जो बारबीक्यू वाली जो चीज होती है वो कहां से निकल के आएगी आपको, 243BQ से निकल के आएगा। और बारबीक्यू का क्या करते हो आप, गठन करते हो, बनाते हो, बारबीक्यू बना रहे हैं भाई, बनाना मतलब गठन कर रहे हो, ठीक है। तो बारबीक्यू क्या होता है, गठन करते हो, गठन किस चीज का, पंचायत का, नगर निकाय का, ठीक है। इसके बाद होता है सीआर, जो सीआर होता है वो क्या करता है, संरचना बनाता है। जब क्या होता था, कॉलेजों में रैंकिंग होती थी पहले जमाने में, अब आजकल तो रैंकिंग हो जाती है तो ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया है। पहले कॉलेजों में खूब रैंकिंग होती थी, ठीक है, हमारी भी हुई है। तो कॉलेज का क्या होता था, एक हर क्लास का एक प्रमुख होता था, ठीक है, उसको कहते थे सीआर। सीआर मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था ना, वो क्या करता था, संरचना बनाता था, किस चीज की संरचना, पंचायत की और नगर पालिका की। 243 सीआर में क्या दिया गया है, सी में पंचायतों की संरचना दी गई है, आर में नगरीय निकाय की संरचना दी गई है, खत्म बात भाई। फिर आता है डीटी, 243D और 243D, जो डी में दिया गया है वो टी में दिया गया है। और डीटी मतलब क्या है, आरक्षण। भाई आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में टीटी होता है, क्या देता है आपको, आरक्षण। डीटी क्या देगा आपको, आरक्षण देगा। किसका आरक्षण, महिला का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ठीक है भाई। क्या हुआ, डीटी, डीटी मतलब टीटी, टीटी क्या देता है, ट्रेन में रिजर्वेशन देता है। यहां पे कौन देगा आपको, पंचायत और नगरीय निकाय में, पंचायत का रिजर्वेशन 243D से, नगरीय निकाय का रिजर्वेशन 243T से। फिर आता है 243E, 243E में क्या दिया गया है, कार्यकाल अवधि 5 वर्ष की। और यहां पे यू में क्या दिया गया, कार्यकाल अवधि 5 वर्ष की। इसको कैसे याद रखोगे भाई, ईयू, ये देखो ई लिखा है, यहां पे लिखा है यू, ई मतलब यूरोपियन, यू मतलब यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। यूरोपियन यूनियन का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का, 243 ईयू, ठीक है। इसके बाद आता है एफबी, एफबी, एफबी को बोलते हो तो ऐसा लगता है एफबी की बात कर रहा है कोई, फेसबुक की बात कर रहा है, एफबी फेसबुक। तो जब आप एफबी बोलोगे तो भाई फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए मार्क जकरबर्ग को क्या करना चाहिए, कम से कम न्यूनतम योग्यता तय करनी चाहिए, और न्यूनतम योग्यता क्या हो, 10वीं पास हो, खत्म बात, ठीक है। तो सदस्यता के लिए न्यूनतम अर्हताएं 10वीं पास नहीं 8वीं पास कर लो, ठीक है, ताकि इसमें फिट भी हो जाए आपका। 8वीं पास चाहिए होती है ना योग्यता, न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो 243 एफबी, एफबी से क्या हो गया आपका, अर्हताएं हो गई सदस्य बनने के लिए, न्यूनतम अर्हताएं क्या होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता, अर्हता को योग्यता कर लो, ठीक है। फिर आता है जीडब्ल्यू, ये तक कहानी हो गई आपका, बारबीक्यू हो गया, सीआर हो गया, डीटी से टीटी हो गया आपका, ईयू से यूरोपियन यूनियन का कार्यकाल हो गया, फेसबुक से आपने सदस्यता ग्रहण कर ली, ठीक है। जीडब्ल्यू आता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जीडब्ल्यू में क्या दिया गया है, शक्ति दी गई है। जीडब्ल्यू में क्या दिया गया है, कार्य दिया गया है, कैसे याद करोगे भाई, ठीक है। तो जी से एक शब्द होता है, वो आप अपने हिसाब से याद कर लो, और डब्ल्यू से क्या होता है, वर्क होता है, कार्य। डब्ल्यू से क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है, ठीक है। तो जो जीडब्ल्यू से निकल, वर्क मतलब कार्य, कार्य मतलब शक्ति, तो जीडब्ल्यू से कार्य, शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, 243 जीडब्ल्यू, लो जी याद हो गया। 243 डब्ल्यू में किसकी शक्तियां, किसके कार्य, किस वो है, शहरी निकाय के, और 243 जी में किसके हैं, ग्रामीण निकाय के, लो जी हो गया काम। इसके बाद क्या आता है 243 एचएक्स, एचएक्स किसका ब्रांड है, एचआरएक्स, एचआरएक्स किसका ब्रांड है, ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन क्या देगा, टैक्स देगा,
क्यों टैक्स देगा? क्योंकि एचआरएक्स ब्रांड से पैसा कमा रहा है ना था। पैसा क्यों कमा रहा है? ताकि क्या कर सके वो? तलाक का पैसा दे सके, ठीक है, एलिमनी दे सके। 250 करोड़ की है ना, तो एलिमनी देने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो करारोपण की शक्ति कहां से आती है? एचएक्स से, एचएक्स से। अब आपने क्या किया? कर लगा लिया भाई। आपने क्या किया? कर लगा लिया। अब कर लगा लिया तो कुछ और काम करना पड़ेगा वित्त का। वो क्या है? आई वाई। आई से क्या होता है? इनकम। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, एक तरफ का याद करोगे दूसरी तरफ का खुद से याद हो रहा है ना यार। आई इनकम, आई वाई। आई से इनकम, तो जो बात आई में रहेगी वही बात वाई में रहेगी। आई में किस चीज के लिए? पंचायती राज के लिए। तो वाई में किस चीज के लिए? शहरी निकाय के लिए। आई वाई में क्या है? आई से इनकम, इनकम मतलब वित्त। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना कहां से होगी? आई वाई से होगी भाई। इसके बाद आता है 243 जेजेड। 243 जेजेड, इसको अच्छे से कैसे याद रखोगे भाई? जब भी आपको कुछ पैसा दिया जाएगा तो आपने कैसे खर्च किया, आपने कैसे खर्च किया, कहां पे उसको उड़ा दिए, कहां पे कितना खर्चा हुआ, उसकी कुछ जांच तो होनी चाहिए ना, कुछ ऑडिट तो होगा ना। तो ऑडिट कहां से होगा? जेड जे से होगा, जे जेड से होगा। जे जेड से क्या करवाएंगे आप? ऑडिट करवाएंगे, ठीक है। तो पहले कर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? वित्त आयोग बनाएंगे, ताकि क्या कर सके हम? उसकी लेखा परीक्षा कर सके। लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट। क्या कर सके हम? उसका ऑडिट कर सके। इसके बाद आता है जेड जे, के जेड ए। के जेड ए भाई, बिहार उत्तर प्रदेश में एक वो मिलता है, मिठाई मिलती है, क्या बोलते हैं उसको? खाजा। क्या बोलते हैं उसको? बड़ा मीठा होता है खाजा। चुनाव आयोग भी बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। वो क्या होगा? काजा। के और जेडे, के से क्या हो गया? का, और जेडे से क्या हो गया? ज। काजा, काजा बन गया खाजा। खाजा का कौन? निर्वाचन आयोग, क्योंकि मीठी मीठी बातें करता है वो। लो जी, हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद आता है एलजेडबी। एलजेडबी में क्या जाता है आपका? इनको याद कर लो भाई, ट्रिक नहीं मेरे पास है ना। एलजेडबी में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। भाई यूनियन टेरिटरी में कैसे लागू करोगे आप? यूनियन टेरिटरी में कैसे लागू करोगे? उसका प्रावधान एलजेडबी में मिलेगा, ठीक है। यहां एल का मतलब क्या निकाल लो? केजरीवाल। एल का मतलब केजरीवाल। लो जी, जेडबी से बना दो। केजरीवाल से क्या हो गया? संघ राज्य क्षेत्र पे लागू करवा दिया। आखिरी में आता है ओ 243 ओ जेड जी। ओ जेड जी को एक साथ बोलो, ऐसा लगेगा कोई बहू अपने जेठ को बुला रही है। कोई बहू अपने जेठ को बुला रही है, ओ जेठ जी खाना खाते हुए जाओ, ठीक है। तो जो ओ जेठ जी है ना, 243 ओ 243 जेठ जी, तो ओ जेठ जी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज के लिए है? न्यायपालिका के लिए, कि न्यायपालिका पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। ये पूरे आर्टिकल थे। आखिरी एक आर्टिकल बच गया, उसको लिख लो भाई। दो आर्टिकल बच गया आखिरी में, वो क्या है? जेड डी और जेड ई। जेड डी में जिला योजना समिति है, जेड ई में महानगर योजना समिति है। हाँ भाई, कौन सा नहीं हुआ अब याद बता दो? कौन सा याद नहीं हुआ? अब एकदम याद नहीं होगा तो उसको क्या करना भाई? बैठ के एक बार खुद से ट्रिक को पढ़ोगे, सब याद हो जाएगी, ठीक है। ये क्या थी? पूरे आपके आर्टिकल थे। कोई सा आर्टिकल छूट गया हो, सब आप अलग अलग याद करते हो, कुछ अलग याद करने की आवश्यकता नहीं ना भाई। संविधान बनाने वालों ने पढ़ने वालों के लिए प्रक्रिया आसान करके गए हैं। पॉलिटी की क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूरे आर्टिकल कैसे याद कर सकते हो, ऐसे एक से चुटकी मार के। उनने पूरा हमको बना के गए भाई। हम क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं याद करने में। पूरे संविधान के अनुच्छेद याद किए जा सकते हैं, बस एक ट्रिक पकड़नी है आपको। फिर आपने जो राज्यपाल में पढ़ा था वही राष्ट्रपति में है, जो सीएम में पढ़ा था वही प्रधानमंत्री में है, जो केंद्र की विधायिका में पढ़ा था वही राज्य की विधायिका में है, जो केंद्र राज्य संबंध में पढ़ा था वो हर जगह लागू हो जाएगा, जो न्यायपालिका में ऊपर पढ़ा था वही नीचे लागू हो जाएगा हाई कोर्ट में। सब बराबर है कि सेम चीज लिखी हुई हर जगह। ट्रिक पकड़नी पड़ती थोड़ी सी, है ना। पढ़ाएंगे उसको, पॉलिटी क्लास में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की, ठीक है। बिल्कुल, एक दो रिवीजन मारना अलग से खुद से, परफेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। बस ट्रिक मत बदल देना, ठीक है। ट्रिक को उसी क्या है, फनी वे में याद करोगे। हम चीजों को थोड़ा फनी वे में रखते हैं तो क्या है, प्रक्रिया आसान हो जाती है, ठीक है। मैं
फार्माकोलॉजी में जब ड्रग्स को याद करता था तो ट्रिक्स मैंने ऐसी बनाई हुई थी जिनको भरे समाज में बोलना कठिन था, लेकिन मेरे लिए फायदा क्या था कि मुझे सब याद रहता था। ठीक है, मैं कुछ भूलता नहीं था दवाइयों के नाम। तो मजे की बात उसमें ड्रग्स के नाम मैं नहीं भूलता था। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रिक मेरे दिमाग में हर समय चल रही होती थी। ठीक है, ट्रिक क्या भूल अपनी बनानी चाहिए, उसमें क्या होता है प्रक्रिया आसान रहती है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय की चर्चा करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय 74वें संविधान संशोधन से निकल करके आएगा। कब निकल के कहां पे आएगा? भाग 9 का में आएगा। कहां पर? भाग 9 का में आएगा। क्या शब्द जोड़ दिया जाएगा? शहरी स्थानीय निकाय शब्द जोड़ा जाएगा। भाग 9 का नाम क्या है? भाग 9 का नाम क्या है? शहरी स्थानीय निकाय। क्या आर्टिकल मिलेगा भाई? 243 से लेकर के 243 ओ तक तो पंचायत में पढ़ लिया, तो ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, तो 243 पी से जेड जी तक आएगा। ओ जेठ जी, जेड जी तक तो पढ़ रहे थे ना भाई, जेड जी यहां पे आ गए। 243 जेड जी, 12वीं अनुसूची 18 विषय 243 डब्ल्यू, पीछे पढ़ा दिया ना यार ये सब आर्टिकल। ठीक है, अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा मत समझना भाई। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकायों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई एक ऐसी टेबल मैंने आपको पंचायती राज में पढ़ाई थी और पंचायती राज पूरा कवर हो गया उससे। ऐसी एक टेबल कहां पे आ जाती है आपकी? शहरी स्थानीय निकाय में आती है। 3 हिस्से, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर पंचायत के गठन के लिए कम से कम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या कितनी? 10,000। नगर पालिका के गठन के लिए अधिकतम जनसंख्या कितनी? 1 लाख। और नगर निगम के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मोर देन 1 लाख, 1 लाख से अधिक। ठीक है, यहां पे 1 लाख कर लेना, 1 लाख से अधिक। ठीक है, तो 10,000, 1 लाख, मोर देन 1 लाख। 10,000 तक नगर पंचायत, 1 लाख तक आपका ये आ जाएगा नगर पालिका, और फिर क्या आ जाएगा आपका नगर निगम, मोर देन 1 लाख वाले पोर्शन में। ठीक है, एक चीज, मतदाता कितने होने चाहिए? 5,000, 50,000, 1 लाख। नगर पंचायत में 5,000 मतदाता होने चाहिए, नगर निगम नगर पालिका में 50,000 मतदाता होने चाहिए कम से कम, और यहां पे कितने मतदाता जा सकते हैं भाई? 1 लाख तक। ठीक है, वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70। बढ़ रहा ना, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70। जैसे भोपाल नगर निगम है, अभी ये क्लास भोपाल से चल रही है। भोपाल नगर निगम 82-83 कुछ वार्ड है यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगेन कि ये बैरियर नहीं है, जो 70 वाला उधर लगा हुआ ना, बैरियर नहीं है, उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा। ठीक है, जो नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख, उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। जो नगर पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका के राजनीतिक प्रमुख को भी अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को महापौर कहा जाता है। नगर पालिका और नगर पंचायत के राजनीतिक प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को महापौर और मेयर कहते हैं, महापौर अथवा मेयर कहते हैं। कार्यकाल 5 साल का, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। चुनाव प्रक्रिया सबके लिए प्रत्यक्ष होती है। सबके लिए चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है? नगर पालिकाएं 16 हैं, नगर परिषद 98 है, नगर पालिका सॉरी नगर निगम 16 है, नगर पालिका 98 है, नगर पंचायतें 294 हैं, टोटल 408 नगर हैं। अच्छे से याद कर लो, नगर निगम 16, नगर पालिका 98, नगर पंचायत 294, इस प्रकार से टोटल कितने? तो 408, 408 हो गए। ठीक है, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय विकास का क्रम। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विकास क्रम, काशी प्रसाद पांडे समिति क्या बोल रही थी, 62 का अधिनियम क्या था, 65 में चुनाव कैसे हुआ, 81 में नया अधिनियम लाया गया, 93 में वापस से नया अधिनियम लेकर के आते हैं, 2001 में संशोधन करते हैं। भाई पंचायती राज का पूरा विकास प्रक्रिया देखा ना आपने, तो शहरी स्थानीय का भी देखना पड़ेगा ना कैसे आता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1864 में जबलपुर में नगर पालिका स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी? जबलपुर, 1864। 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका को जबलपुर नगर निगम बना दिया गया। 1864 में क्या किया गया? 1864 में जबलपुर में नगर पालिका बनाई गई, लेकिन इस पालिका को 50 में क्या बना दिया गया? निगम बना दिया गया। 1950 में इसको क्या बना दिया गया? निगम बना दिया गया। विंध्य प्रदेश की नगर पालिका पहली कौन सी थी? 1907 की दतिया। विंध्य प्रदेश की
पहली नगर पालिका कौन सी थी? दतिया नगर पालिका। कब की? 1907 की। विंध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी थी? दतिया नगर पालिका 1907। भोपाल की पहली नगरीय संस्था क्या थी? भोपाल राज्य की पहली नगरीय संस्था, उसका नाम लिख लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मजलिस इंतजामिया, इतना ही है ना, भाव में नहीं बहना है। मजलिस इंतजामिया, मजलिस इंतजामिया 1907 में स्थापित की गई। मजलिस इंतजामिया 1907 में स्थापित की गई। मजलिस इंतजामिया 1907 में स्थापित की गई। अब आते हैं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961। भाई मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1962 में, पहला वाला। लेकिन उसके पहले क्या आ चुका था? नगरीय निकायों के लिए आ चुका था, नगर पालिका अधिनियम 1961 में, ठीक है। और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम कब आया था? 56 में। नगर पालिका 61 में, नगर निगम 56 में। अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय स्वायत्तता के प्रशासन कार्यों में एकरूपता लादने के लिए, उनका एकीकरण करने के लिए 1957 में मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय स्वायत्तता स्वशासन समिति का गठन किया था। इसको लिख लो, नगरीय स्वायत्त स्वशासन समिति। नगरीय स्वायत्त स्वशासन समिति 1957, ठीक है। 1961 में क्या आया था? नगर पालिका अधिनियम आया था। 1961 में ऊपर हेडिंग ये थी, नगर पालिका अधिनियम, जिसको लागू कब किया गया? 1 फरवरी 1962 को। जिसको लागू कब किया गया? 1 फरवरी 1962 को, ठीक है। बस इतना ही क्या करना आपको याद रखना यहां पे, ठीक है। यहां पर आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आपको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं नगर निगम, नगर पालिका, इन सब के बारे में थोड़ी सी बातें। कितनी? 16 नगर निगम है, आपने पीछे देख लिया था, 16 नगर निगम है, ठीक है। इसका प्रमुख महापौर होता है। आज की तारीख में उप महापौर जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन 1999 तक उप महापौर का पद भी होता था। 1999 तक उप महापौर का पद भी होता था। वर्तमान में उप महापौर जैसा कोई पद नहीं है। 1999 तक यह पद होता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रकार का? प्रत्यक्ष होता है। नगर निगम का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, मैं बार बार आपसे कह रहा था ना भाई, नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन? महापौर। तो प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख आईएएस अधिकारी होता है, और उसको कहते क्या है? नगर निगम आयुक्त। नगर निगम आयुक्त। फिर आता है नगर पालिका। नगर पालिका 98 है। नगर पालिका का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष कहा जाता है, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? प्रशासनिक प्रमुख को नगर पालिक अधिकारी बी श्रेणी। इसको अलग से लिख लो कहीं पर, ठीक है। कौन सा श्रेणी? बी श्रेणी। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पोस्ट आती है। कौन सी पोस्ट? म्युनिसिपल कमिश्नर बी श्रेणी, म्युनिसिपल कमिश्नर सी श्रेणी। जो बी श्रेणी वाला होता है वो यहां डील करता है, जो सी श्रेणी वाला होता है वो कहां डील करता है? इधर डील करता है, नगर पंचायतों में। और जो नगर निगम है उसमें आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। बी श्रेणी नगर पालिका अधिकारी कहां डील करेगा? नगर पालिका में। सी श्रेणी कहां डील करेगा? ये गा श्रेणी इसको बोलते हैं। सी वाले को क्या बोलेंगे? गा श्रेणी, ठीक है। तो नगर पंचायत संक्रमणशील नगरों में बनाया जाता है। संक्रमणशील नगर मतलब क्या होता है? ऐसे नगर, हाँ, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है। सीएमओ बी श्रेणी, सीएमओ सी श्रेणी, इस प्रकार से पोस्ट आती बकायदा, है ना। इसमें यहां पे हम बात कर रहे थे किस चीज की? संक्रमणशील नगर क्या होते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो पैमाने होते हैं उसको पार कर चुके हैं, और शहरी क्षेत्रों के पैमाने की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों को हम किस रूप में जानते हैं? संक्रमणशील क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जो विकास की प्रक्रिया में गांवों से थोड़ा बेहतर हो गए पर अभी भी शहर नहीं बन पाए हैं, उनको बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। यदि वो शहर का पैमाना पूरा करने लग जाए तो हम उसको किस में रख देंगे? नगर पंचायत में रख देंगे, ठीक है। तो उसमें नगर पंचायत में आ जाते हैं। इसके बारे में बेसिक फैक्ट आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। 294 इनकी संख्या, इसको अध्यक्ष कहते हैं। प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाता है? नगर पालिका अधिकारी गा श्रेणी कहलाता है, ठीक है। कुछ यहां पे फैक्ट दिए हुए, ये मैं फैक्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या फैक्ट है ये? कमला जान, ठीक है। ये आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है ना भाई, कमला जान कौन थी? शबनम मौसी कौन थी? कमला बुआ कौन थी? ऐसे कंफ्यूजन आज की क्लास में यहीं से खत्म कर लेना है।
कमलाजान कटनी से प्रदेश की पहली किन्नर महापौर थी। कमलाजान कटनी से चुनी जाने वाली, कटनी से चुनाव हुआ था उनका, कटनी से चुनी जाने वाली पहली किन्नर महापौर थी। ठीक है, पहली किन्नर महापौर। एक बात, दूसरी बात आती कमला बुआ, यह सागर से 2009 में बनने वाली किन्नर महापौर रही। सागर से 2009 में किन्नर महापौर बनी। पहली किन्नर महापौर कौन? कमलाजान कटनी, 99 से दो। ठीक है, कमला बुआ कौन? दूसरी किन्नर महापौर, कहां से? सागर से। कब? 9 में। तीसरी व्यक्ति आती हैं शबनम मौसी। शबनम मौसी कौन थी? विधायक थी, पहली किन्नर विधायक। कहां से? शहडोल से। देश की पहली किन्नर विधायक थी ये, ना कि सिर्फ प्रदेश की। शबनम मौसी। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, इस फैक्ट को अच्छे से याद कर लो, राज्यपाल द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में 2 लोगों का, नगर पालिका में 4 लोगों का, नगर निगम में 6 लोगों का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम 2, 4, 6 लोगों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, डायरेक्ट प्रश्न आएगा। नगर पंचायत में राज्यपाल द्वारा कितने लोगों का मनोनयन किया जाता है? 2 लोगों का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, नगरीय निकाय दिवस कब मनाते हैं? 2 नवंबर को। पंचायती राज दिवस पीछे मना रहे थे ना आप, 24 अप्रैल को, तो नगरीय निकाय दिवस भी कभी मना लेते हैं अपन, 2 नवंबर को मनाते हैं भाई। ठीक है, ये पूरा क्या था आपका? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सुशासन था। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं बताएंगे स्थानीय सुशासन में कुछ छूटा क्या आपका? क्या आपको लगता है कि स्थानीय सुशासन में कुछ छूट गया है, कोई सा पोर्शन? आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है बस। अब कहानी क्या है, बिल्कुल रैंडम वाली है, बिल्कुल अलग अलग चीजें थोड़ी सी हमको पढ़नी है। पुलिस व्यवस्था को थोड़ा सा पढ़ना है और कुछ छोटी छोटी बातें पढ़नी। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रमुख प्रशासनिक आयोग। प्रमुख प्रशासनिक आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 56 में बनाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये सब ये तो 10th यूनिट में ही पढ़ोगे आप। ठीक है, यहां से कई सारे आयोग हैं जो आप 10th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, 25 तारीख से 10th यूनिट की क्लास चालू होगी, उसको मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 56 में आएगा, इंदौर में था, इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? ग्वालियर बोर्डिंग, आपको पीछे कहीं पढ़ाया था। ठीक है, डीबी रेगे पहले अध्यक्ष जाएंगे, सब बातें आपको पहले से पता है। ठीक है, उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर ग्वालियर में खंडपीठ, भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग 95 का है, जाति जनजाति आयोग 95 का है, जाति आयोग 95 का है, अल्पसंख्यक आयोग 96 का है। ये सब मैं आपको 10th यूनिट में डिटेल से पढ़ाऊंगा, है ना। महिला आयोग 98 का है, ये भी हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे। बाल संरक्षण आयोग 2007 का है, ये भी हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे 25 तारीख से, है ना। इसके अलावा कुछ और आयोग दिए हुए हैं, इनको क्या करेंगे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये यहां पे राज्य अल्पसंख्यक आयोग दिया हुआ है, जो कि 1996 के अधिनियम से स्थापित किया गया था। 23 अक्टूबर 1996 को स्थापित किया गया था। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, जो आयोग वाला पोर्शन है, जो आयोग वाला पोर्शन है वो मैं अभी आपके लिए स्किप करवा देता हूं, ताकि मैं इसको 10th यूनिट में डिटेल में कवर करवा सकूं। ठीक है, यहां पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यदि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी स्किप करवा देता हूं ताकि मैं 25 तारीख को इसको डिटेल में आपको करवा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर और भी ढेर सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि यहां पे आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिया हुआ है, पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा 10th यूनिट में, सिलेबस में मेंशन्ड है आपका। ठीक है, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पे हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ये तो हमको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग अलग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग अलग होता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो इसके तहत आते हैं वो अलग होते हैं। केंद्र सरकार वाले जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो यहाँ पे होते हैं वो लोग क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। 10th यूनिट में उसको करवा देंगे, कब से? 25 तारीख से। ठीक है, तो अभी ये क्या है, एकदम
एकदम शॉर्ट फॉर्म में नोट्स लिखे हुए यहाँ पे, है ना, एकदम क्रिस्टल है, क्वेश्चन दरअसल यहीं से आता है, बट अगेन की समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो 10th यूनिट के साथ मैं उसको कवर कर पाऊंगा। आप में से जिसको एकदम फैक्चुअल याद करना है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हूं, ठीक है। यहीं पे क्या दिया हुआ, इसको याद कर लो अच्छे से। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी आयोग, प्रवासी श्रमिक आयोग, 2020 का कोरोना लॉकडाउन, मामा ने बोला क्या करेंगे भाई, अपन प्रवासी श्रमिक आयोग बनाएंगे। क्या किया भाई, भोपाल में मुख्यालय बना दिया, 2 सदस्य रख दिए उस चीज के, ठीक है। उनको क्या बोल दिया गया कि मजदूरों के कल्याण के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि से कार्यरत कोई व्यक्ति है या फिर क्या है, सेवानिवृत्त अधिकारी हो सकता है, उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे 2 सदस्यों में। आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया। 2 वर्ष कब पे खत्म हो चुके हैं, आयोग भी खत्म हो चुका है, खत्म है ना, प्रवासी श्रमिक आयोग। अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमारे सिलेबस का हिस्सा है 10th यूनिट का, ठीक है। यहां पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह आर्य, नरेंद्र मरावी, राधेलाल बघेल, ठीक है। इन सब नामों को क्या करना है, हमको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। महिला आयोग, राज्य का महाधिवक्ता पीछे पढ़ाई दिया भाई आपको, ठीक है। महिला आयोग हम पढ़ेंगे 10वीं यूनिट में। राज्य का लोकायुक्त, राज्य का लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, 1981 में। गठन कब किया गया था, 82 में। पहला लोकायुक्त कौन था, पीबी दीक्षित। पीबी दीक्षित कौन थे भाई, पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। पीबी दीक्षित कौन थे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस थे हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। कार्यकाल के तौर पे कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे वो क्या हुए थे, अपॉइंट हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, श्री आरजे भावे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन, आरजे भावे, ठीक है। महालेखागार का ऑफिस कहां है, महालेखागार का ऑफिस कहां, ग्वालियर में है, 85 में बनाया गया था। 2004 में इसका भोपाल में एक कार्यालय बना दिया गया, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। इन बातों को आप याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद मध्य प्रदेश का वित्त आयोग आपके सिलेबस का हिस्सा है 10th यूनिट में, वहां पे हम उसको देखेंगे, बट अभी के लिए 243 आई से गठन होगा, पीछे पढ़ा दिया था ना यार, आई बाई, आई फॉर इनकम, पीछे पढ़ाया तो था ट्रिक में, ठीक है। 94 में गठन किया जाएगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कैसे होगी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति होगी, 5 वर्ष के लिए होगी। इस वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, सवाई सिंह सिसोदिया। सवाई सिंह सिसोदिया क्या था, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष था। गठन कब हुआ था, 94 में। और इसके अलावा आज तक कौन कौन अध्यक्ष बने हैं, तो सिसोदिया हो गए 2 बार अध्यक्ष, उसके बाद शीतला सहाय बनी थी, और उसके बाद हिम्मत कोठारी, और हिम्मत कोठारी कितनी बार गठन हो चुका है, टोटल 5 बार गठन हो चुका है भाई। टोटल कितनी बार गठन, 5 बार हो चुका है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां पॉलिटी में हम अच्छे से कवर करेंगे। यहां मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम सिंपल सी क्या बात कर रहे होते हैं कि सहकारी समितियों को स्थापित करने के लिए संविधान में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, कब, 2011 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्थापित करने के लिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया। कुछ ही चीजें हैं उसके तहत, क्या क्या, एक नया भाग जोड़ दिया गया, कौन सा, 9B, आर्टिकल्स जोड़ दिए गए भाई। देखो आर्टिकल क्या जोड़ा जाएगा, भाग 9 था, भाग 9 में कौन से आर्टिकल थे, 243 से लेकर के 243O तक थे। फिर क्या है, 243P से लेकर के 243ZG तक के आर्टिकल कहां थे, भाग 9 का में थे। तो ZG से आगे की बात होगी, ZG से आगे क्या आएगा, ZH आएगा। 243ZH से लेकर के 243ZT, यही तो बात आएगी आपका। इसके अलावा एक और आर्टिकल जोड़ा गया DPSP में, 43B। इसके अलावा एक और आर्टिकल जो पहले से जुड़ा हुआ था, उसमें सहकारी समिति शब्द जोड़ दिया गया। पहले से जुड़ा हुआ आर्टिकल क्या था, 19(1)C। कौन सा, 19(1)C, ये संविधान में पहले से था, जो संघ बनाने की बात करता है। तो उसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया, वही समिति भी बनवाया यार, सिर्फ संघ क्यों बनाएगा, ठीक है, तो समिति भी बनाएगा भाई। तो 243ZH से ZT हो गया, 43B हो गया, 19(1)C हो गया, 9B हो गया, 97वां संशोधन हो गया, 2011 हो गया। इससे बाहर सहकारी समिति का कभी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, सहकारी समिति का भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन। उस सामान्य प्रशासन में जो सबसे प्रमुख चीज आती है वो क्या है, सचिवालय है। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन में सबसे प्रमुख चीज क्या है, सचिवालय है। सचिवालय क्या करता है, मध्य प्रदेश में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज करता है।
हमारे देश का, प्रदेश का जो प्रमुख सचिव होगा वो क्या करेगा, ये चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज करता है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का वो क्या होता है, चीफ होता है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है, वो चीफ होता है। और वो कहां बैठता है, वल्लभ भवन में। पीछे आपसे बात कर रहे थे ना, संचालनालय कहां है, वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन में, वहीं पे ये क्या करेगा, बैठता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज करना। यहां पे देख लेना, कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। इसके बाद होता है निदेशालय, संचालनालय। इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं कुछ भी इसमें, ठीक है, सिर्फ सामान्य लिखा गया है। इनका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, संचालनालय में यहां पे मध्य प्रदेश में 62 संचालनालय हैं। कैसे, पिछड़ा वर्ग संचालनालय, एससी संचालनालय, एसटी संचालनालय, महिला संचालनालय, खेल संचालनालय, और क्या क्या होते हैं भाई, देख लो। आप जिस वर्ग से हो उस वर्ग का अलग कोई संचालनालय चल रहा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक विभाजन कैसा है, सबसे नीचे क्या मिलता है हमको, तहसील मिलती है। तहसील के ऊपर क्या मिलते हैं, अनुभाग मिलते हैं। अनुभागों के ऊपर क्या मिलता है, जिला मिलता है। उसके ऊपर संभाग मिलता है। उसके ऊपर क्या मिलता है, राज्य मिलता है। ठीक है, जो तहसील होती है उसका जो प्रमुख होता है वो सामान्य तौर पे किस रूप में जाना जाता है, तहसीलदार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, तहसीलदार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो जिला होता है वो डीएम साहब होते हैं। ठीक है, संभाग में कौन बैठता है, कमिश्नर साहब बैठते हैं। राज्य में कौन बैठता है, सीएम साहब बैठते हैं। ठीक है, हर जगह के अधिकारी लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं संभागों की। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने जिले हैं, 53 जिले हैं। ठीक है, 4 मार्च 2023 को घोषणा कर दी गई मऊगंज की, तो 53 जिले हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हमको यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी संभागों वाली। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इसको आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सक्षम है। ये चीज मैंने आपको मैप में पढ़ा दी थी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको शुरू में मैप में ही पढ़ा दी थी, जब मैंने आपको बताया कि इतने संभाग हैं, इस संभाग में ये जिले आते हैं कलर वाइज, है ना, उसमें से याद करना ज्यादा आसान रहेगा बजाय इस प्रकार की बल्कि लिस्ट से। ठीक है, चूंकि ये क्या है, सिलेबस का सब हिस्सा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जोड़ करके रखा हुआ। बाकी उसको मैप से याद करना, मैप आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप में सब डले हुए हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डला होगा। ठीक है, नहीं तो दोबारा पोस्ट करवा देंगे। ये जिला प्रशासन 53 जिले का समावेशन देखने को मिलता है। अनुभागों में क्या है, आपका भू राजस्व आदि से का एकत्रण किया जाता है। ठीक है, तहसील लेवल पे विभाजन देखने को मिलता है। विकास खंड क्या होता है, विकास की इकाई होती है। विकास खंड को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ये क्या होता है, डेवलपमेंट की इकाई होती है। जबकि तहसील क्या होता है, राजस्व की इकाई होती है। किसके रूप में आती है, राजस्व की इकाई के रूप में निकल करके आती है। कई